चलिए दोस्तों, रेश आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और जून महीने के करंट अफेयर्स को इसके माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जून महीने में जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसकी जानकारी इसके माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और आशा है कि आप इससे जो भी अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जून महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला है कि IRDAI ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा जागरूकता और पैठ बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। IRDAI is making effort to increase insurance awareness and penetration in rural areas, and their plans are gaining momentum through the release of draft guidance for insurance carriers. Insurance carriers are a specialized distribution channel which aims to reach every gram panchayat, thus playing a vital role in achieving the objective of insurance for all by 2047. IRDA ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा जागरूकता और पैठ बढ़ाने के प्रयास कर रहा है और बीमा वाहक के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी करने के माध्यम से उनकी योजना गति प्राप्त कर रही है। बीमा वाहक एक विशेष वितरण चैनल है जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचना है। इस प्रकार 2047 तक सभी के लिए बीमा उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि विश्व के कई सारे देशों में बीमा के क्षेत्र में काफी अधिक जागरूकता है, वहां अनेक क्षेत्रों में बीमा संपन्न किया जा रहा है, लेकिन भारत के अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा लोग बीमा अपने अनेक क्षेत्रों में नहीं करवाते। तो इसलिए भारत सरकार का यह प्रयास है IRDAI के माध्यम से कि ग्रामीण क्षेत्रों को अलग अलग विषयों में बीमा कराने के लिए जागरूक किया जाए, उन्हें प्रेरित किया जाए। अगला जो हमारा करंट अफेयर का विषय है वह है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने अंतर्दृष्टि लॉन्च किया। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास launched Insight. It is a financial inclusion dashboard. This will provide necessary insight to assess the progress of financial inclusion. It will also provide necessary insight for monitoring the progress of financial inclusion. It will also enable the ability to measure the extent of financial inclusion across the country. It will facilitate greater financial inclusion through a multi-stakeholder approach. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने अंतर्दृष्टि लॉन्च किया। यह एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड है। यह वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। यह वित्तीय समावेशन की प्रगति की निगरानी के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करेगा। यह देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने की क्षमता को भी सक्षम करेगा। यह बहुहितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करेगा। तो इस प्रकार जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कई सालों से वित्तीय समावेशन का प्रयास किया जा रहा है, उसकी गति को बढ़ावा देने के लिए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह अंतर्दृष्टि लॉन्च किया है। इसके बाद
जो अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसमें है मेजबानी नवंबर या दिसंबर में भारत द्वारा की जाएगी। अब ये मेजबानी किसकी की जाएगी तो इसे हम आगे देखते हैं। तो द 71st एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड 2023 ब्यूटी पेजेंट will be hosted by India in November or December. This beauty pageants will be organized in India after a long gap of 27 years. India last hosted the tournament in 1996. Although the United Arab Emirates was chosen to host this year's competition in February, the decision was revised and India was selected. तो मिस वर्ल्ड 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता के 71वें संस्करण की मेजबानी नवंबर या दिसंबर में भारत द्वारा की जाएगी। भारत में 27 साल के लंबे अंतराल के बाद इस सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। भारत ने आखिरी बार 1996 में इस प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात को फरवरी में इस साल की प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए चुना गया था, लेकिन निर्णय को संशोधित किया गया और फिर भारत को चुना गया। तो यहां तक आप समझ रहे होंगे। अब इसके बाद अगला जो जून का महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसमें समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अब यह किस मामले में है तो चलिए आगे के हेडलाइंस में हम देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एंड नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी साइंड MOU फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। The main objective of the MOU is to synergize the professional capabilities of IIC and RRU for capacity building, education, research and consultancy in the areas of internal security, financial crime, law enforcement। तो भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा, वित्तीय अपराध, कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, शिक्षा, अनुसंधान और परामर्श के लिए IIC और RRU की पेशेवर क्षमताओं को समन्वित करना है, क्योंकि वित्तीय अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा में कई सारी चुनौतियां खड़ी हैं। तो इन सबों के लिए इनके बीच में MOU साइन किया गया है ताकि स्टूडेंट को इसके बारे में ज्यादा जागरूक किया जाए। अगला जो मुख्य हमारा पॉइंट है वह है 1 लाख करोड़ डॉलर पहुंच जाएंगे। क्या पहुंचेंगे तो हम आगे के स्लाइड में इसको देखेंगे। तो इंडिया इंटरनेट इकोनॉमी will grow 6 times to reach $1 trillion by 2030. This has been claimed in a joint report by Google, Temasek and Bain and Company. India is in its digital decade as per this India e-economy report. By the end of this, the internet economy will grow at an annual rate of 12 to 13%. Now its growth is 4 to 5%. तो भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था साल 2030 तक
6 गुना बढ़कर 1 लाख करोड़ डॉलर पहुंच जाएगी। गूगल, टेमाशेक और बेन एंड कंपनी की साझा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, इस इंडिया ई इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने डिजिटल दशक में है। इसके आखिर तक इंटरनेट अर्थव्यवस्था 12 से 13% की सालाना दर से बढ़ेगी। अभी इसकी वृद्धि 4 से 5% है। तो आप देख ही रहे हैं कि अनेक क्षेत्रों में इंटरनेट तेजी से पांव पसार रहा है। 5G का जमाना आ चुका है। कई क्षेत्रों में भारत के विभिन्न जगहों पर 5G जनरेशन शुरू किया जा चुका है और इसके उपयोग से हमारी इकोनॉमी भी डेवलप कर रही है और वह 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है, अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होंगे। तो अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन होंगे, इसके बारे में देखते हैं। तो संजय स्वरूप will be the next chairman and managing director of Container Corporation of India, a PSU under the Ministry of Railways. Swaroop's name has been recommended by the Public Enterprises Selection Board panel. Presently, he is working as director in the same organization. तो संजय स्वरूप रेल मंत्रालय के तहत एक PSU कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होंगे। स्वरूप के नाम की सिफारिश लोक उद्यम चयन बोर्ड पैनल ने की है। वर्तमान में वह उसी संगठन में निदेशक के रूप में कार्यरत है और रेल मंत्रालय कई सारे क्षेत्रों में अपने रेल यात्रियों को भी अच्छी सुविधा प्रदान करने का प्रयास कर रही है और जो हमारे बहुत सारे गुड्स जो उसके द्वारा यहां से वहां तक ले जाए जाते हैं उसमें अच्छी सुविधा और कम समय में बहुत सारे जो सामान खराब हो जाते हैं तेजी से उनको पहुंचाने के लिए कई नए उपाय कर रही है। आगे है, देश में ऑनलाइन गेमिंग पर केंद्र सरकार नए नियम ला रही है। The central government is preparing to bring new rules on online gaming in the country. Under this, the government has announced a ban on 3 types of sports in India. Google's Play Store and Apple's App Store are the 2 major application stores currently that will be affected by the new announcement. The blueprint of the new rules has been prepared by the government. देश में जो ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार बढ़ रहा है तो उस पर सरकार नए नियम लाने की तैयारी कर रही है। देश में ऑनलाइन गेमिंग पर केंद्र सरकार नए नियम लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत भारत सरकार ने भारत में 3 प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की है। वर्तमान में गूगल का प्ले स्टोर और एप्पल का ऐप स्टोर 2 प्रमुख एप्लीकेशन स्टोर हैं जो नई घोषणा से प्रभावित होंगे। सरकार द्वारा नए नियमों का खाका तैयार किया जा चुका है क्योंकि हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं वह इस ऑनलाइन गेमिंग के शिकार हो रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के ऊपर, उनके मस्तिष्क के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है और कुछ गेम ऐसे हैं जो कई सारे रूप में अलग अलग परिस्थितियों में उन्हें प्रभावित करती हैं, तो उसे नियंत्रित करने का भारत सरकार प्रयास कर रही है। अगला है, 3D डिजिटलीकरण पूरा करने की योजना बनाई गई। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्लान टू कंप्लीट 3D डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल म्यूजियम्स अंडर इट्स administrative control by the end of the year for better conservation of artifacts. For this, an agreement has been signed by the Ministry of Electronics and Information Technology and the Union Ministry of Culture.
These include the Salar Jung Museum, the Allahabad Museum in Prayagraj, the Indian Museum, the Victoria Memorial Hall, the National Museum and the National Gallery of Modern Art. तो केंद्र सरकार ने कलाकृतियों के बेहतर संरक्षण हेतु साल के अंत तक अपने प्रशासक नियंत्रण वाले सभी संग्रहालयों का 3D डिजिटलीकरण पूरा करने की योजना बनाई है और यह एक सरकार का सार्थक प्रयास है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। इसमें सालार जंग संग्रहालय, प्रयागराज में इलाहाबाद संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, राष्ट्रीय संग्रहालय और आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी शामिल है। तो दोस्तों, गूगल के द्वारा जो संग्रहालय के नाम दिए गए हैं वो कहां कहां स्थित हैं उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि यह बेसिक चीजें भी हैं कि हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संग्रहालय कहां स्थित हैं। चलिए, अगला जो आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वह है 3 से 5 जून 2023 तक अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं तो देखते हैं। अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 3 to 5 जून 2023. The event will be held in New Town, Kolkata, under the Urban 20 track of the G20. This is the first event of this festival. It is supported by the Ministry of Housing and Urban Affairs, French Development Agency, European Union and New Town Kolkata Green Smart City Corporation Limited. It is being organized by the National Institute of Urban Affairs through the CITIIS program under the Urban 20 Allied programs. Its objective is to raise awareness about the environmental, social and economic impact of climate change on urban settlements. तो 3 से 5 जून 2023 तक अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, यह आयोजन कोलकाता के न्यू टाउन में G20 के शहरी ट्रैक अर्बन 20 के तहत किया जाएगा। जैसा आप जान रहे हैं, भारत में G20 को अध्यक्षता मिला हुआ है भारत को, और यहाँ पर कई सारे शहरों में अलग अलग G20 की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। उसी में यह भी है। यह इस महोत्सव का पहला आयोजन है, जो फिल्म फेस्टिवल। यह आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय, फ्रांसीसी विकास एजेंसी, यूरोपीय संघ और न्यू टाउन कोलकाता ग्रीन स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा समर्थित है। इसका आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा अर्बन 20 संलग्न कार्यक्रमों के तहत CITIIS कार्यक्रम के जरिए किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शहरी बस्तियों पर जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि जैसे जैसे शहर में नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और यहाँ से परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के नाम पर और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के नाम पर जो हमारे महत्वपूर्ण पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, उससे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है और उसको रिस्टोर करने के लिए उपाय करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, अगला जो पॉइंट है वह है उधार, इवोल्व शुरू करने की घोषणा। लेंडिंग एंड फाइनेंशियल फॉर MSMEs, Small Industry Development Bank of India ties up with Niti Aayog, World Bank, Korean World Bank and Korea Economic Development Cooperation Fund to provide financial assistance to micro,
small and medium-sized enterprises involved in electric vehicle sector together announced the launch of the mission Electric Vehicle Mobility and Lending for Vibrant Ecosystem Evolve. This mission is aligned with SIDBI goal to support India's 30% EV penetration target by 2030. MSMEs के लिए ऋण और वित्त सुविधाएं। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नीति आयोग, विश्व बैंक, कोरियाई विश्व बैंक और कोरियाई आर्थिक विकास सहयोग कोष के साथ मिलकर मिशन इलेक्ट्रिक वाहन संचालन और वाइब्रेंट इकोसिस्टम के लिए उधार अर्थात इवोल्व शुरू करने की घोषणा की। यह मिशन 2030 तक भारत के 30% ईवी प्रवेश लक्ष्य का समर्थन करने के लिए सीडीबी के लक्ष्य के साथ संरेखित। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत सरकार ने भारत में पर्यावरण संबंधी जो अपनी नीति है, उसके लक्ष्य हैं, उसको पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को बड़े पैमाने पर भारत में ला रही है और उसके लिए जो आर्थिक मदद की जरूरत है उसके लिए अनेक क्षेत्रों में प्रयास कर रही है। नेक्स्ट है 7 वर्षीय कार्य योजना को अपनाया। किस 7 वर्षीय कार्य योजना को अपनाया गया है हम आगे इसको देखेंगे। तो आप हमारे साथ इससे बने रहिए और हमारे इसका जो ऑनलाइन आपको उपलब्ध कराया जा रहा है करंट अफेयर्स, उसका लाभ उठाइए और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी परिचित कराइए, उनको बताइए, उनको भी इससे जोड़िए ताकि आप सभी मिलकर इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आगे इसमें क्या है। तो द कॉन्क्लेव adopted an ambitious 7-year action plan presented by India to accelerate progress on the sustainable development goal by the G20 countries. Another document was also adopted by the G20 Development Ministries Conclave, which aims to enhance cooperation and partnership for sustainable lifestyle to complement climate mitigation. The document adopted by the development ministers will be presented for consideration by the G20 leaders at the grouping summit to be held in New Delhi on 9 and 10 September. कॉन्क्लेव ने G20 देशों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए भारत द्वारा प्रस्तुत एक महत्वाकांक्षी 7 वर्षीय कार्य योजना को अपनाया। G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव द्वारा एक अन्य दस्तावेज को भी अपनाया गया जिसका उद्देश्य जलवायु न्यूनीकरण के पूरक के लिए अस्थायी जीवन शैली के लिए सहयोग और साझेदारी बढ़ाना। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समूह के शिखर सम्मेलन में विकास मंत्रियों द्वारा अपनाए गए दस्तावेज को G20 नेताओं द्वारा विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट है मेगा जल विद्युत परियोजना शुरू। तो जल विद्युत के क्षेत्र में भी भारत तेजी से काम कर रहा है और कई नए जल विद्युत परियोजना स्थापित किया जा रहा है। तो कौन से मेगा जल विद्युत परियोजना पर काम चल रहा है उसके बारे में देखेंगे। तो इंडिया चाइना रेडी टू स्टार्ट मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नियर बॉर्डर। इंडिया इज गेटिंग रेडी टू लॉन्च ए मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट हैज बीन इन द वर्क्स for 20 years. This project is Subansiri Lower Hydroelectric Project. This mega hydropower project that is
hydroelectric project is going to start from this year. This will help India to generate large amount of electricity from water. State-owned hydropower company National Hydroelectric Power Corporation Private Limited will start trial run in July this year. भारत चीन सीमा के पास मेगा जल विद्युत परियोजना शुरू करने के लिए तैयार है। भारत एक मेगा जल विद्युत परियोजना शुरू करने के लिए तैयार हो रहा है, जिस पर 20 वर्षों से काम चल रहा है। यह परियोजना सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना है। यह मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी पन बिजली परियोजना इस साल से शुरू होने जा रही है। इससे भारत को पानी से बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करने में मदद मिलेगी। सरकारी स्वामित्व वाली जल विद्युत कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड इस साल जुलाई में ट्रायल रन शुरू करेगी। तो सुबनसिरी जो जल विद्युत परियोजना है, यह आप देख लेंगे किस जो है राज्य में बनाई जा रही है। आसाम में है या अरुणाचल प्रदेश में है या सिक्किम में है या जो उत्तर प्रदेश है। तो इन जो चीन सीमा के बॉर्डर पर बसे जो राज्य हैं उनमें कहां शुरू की जा रही है, तो इसे आप जो है जरूर देख लेंगे। ये आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2030 तक $100 अरब पर ले जाने का इरादा। 2030 तक $100 अरब तक किस चीज को ले जाने का इरादा किया जा रहा है, तो हम आगे देखेंगे इसे। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल said that India and the United Arab Emirates intend to take their non-oil bilateral trade to $100 billion by 2030. At present, the bilateral trade between the two countries, apart from petroleum products, is $48 billion. The goal of increasing non-oil trade was agreed upon in the first meeting of the Joint Committee of the Comprehensive Economic Partnership Agreement between India and the UAE, which came into force on May 1st last year. तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने गैर तेल द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $100 अरब पर ले जाने का इरादा जताया है, और यह अच्छी बात है दोनों देशों के लिए। फिलहाल दोनों देशों के बीच पेट्रोलियम उत्पादों से अलग द्विपक्षीय व्यापार $48 अरब का है। भारत और यूएई के बीच रिश्ते पिछले वर्ष 1 मई को लागू हुए समग्र आर्थिक भागीदारी समझौते की संयुक्त समिति की पहली बैठक में गैर तेल व्यापार को बढ़ाने के लक्ष्य पर सहमति जताई गई, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो अरब कंट्री हैं उनके साथ पेट्रोल का ही व्यापार होता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी हम अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार का यह सार्थक प्रयास है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण आपका करंट अफेयर है उसमें है ईंधन प्रौद्योगिकी कंपनी लांजा जेट के साथ अपने सहयोग की घोषणा। तो इस कंपनी के साथ किसने सहयोग की घोषणा की है, तो चलिए आगे हम नजर डालते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी, has announced its collaboration with LandJet, a leading sustainable fuel technology company, to set up an aviation fuel plant in Haryana with an investment of around $23 billion. This strategic
partnership aim to promote the production of sustainable aviation fuel in the country. IOC President SM Vaid shared this important development during an industry event held in New Delhi. तो भारत के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी कंपनियों में से एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हरियाणा में एक विमान ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए अग्रणी टिकाऊ ईंधन प्रौद्योगिकी कंपनी लांजा जेट के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। लगभग 23 बिलियन रुपए के निवेश के साथ इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य देश में अस्थायी विमान ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना है। आईओसी के अध्यक्ष SM वैद ने नई दिल्ली में आयोजित एक उद्योग कार्यक्रम के दौरान इस महत्वपूर्ण विकास को साझा किया। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत में तेजी से एविएशन सेक्टर यानी विमानन सेक्टर काम कर रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे शहरों तक इसकी पहुंच बढ़ी है। लोग अब हवाई यात्रा ज्यादा कर रहे हैं और इसमें जो विमानन ईंधन है उसका ज्यादा उपयोग होता है। और अगर उसके लिए नई प्रौद्योगिकी और नया अगर एक रिफाइनरी स्थापित की जाती है तो वह भारत के लिए काफी अच्छा होगा। नेक्स्ट है पायलट अध्ययन शुरू किया। किसमें किया गया? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड हैज स्टार्टेड ए पायलट स्टडी ऑन vehicles using E27 fuel and ethanol blended diesel fuel. This pioneering research program by an oil marketing company in India is in line with the country's plan to promote ethanol blending in gasoline by 2025. It means 2025। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड ने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर एक पायलट अध्ययन शुरू किया है। भारत में एक तेल विपणन कंपनी द्वारा यह अग्रणी अनुसंधान कार्यक्रम 2025 तक गैसोलीन में इथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा देने की देश की योजना के अनुरूप। तो ये था आपका आज का हमारा करंट अफेयर का प्रोग्राम और आशा है आप इस करंट अफेयर के इस प्रोग्राम से काफी लाभान्वित होंगे और आगे इसी तरह से हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहिए और इसका लाभ उठाइए। अब आगे आप देखेंगे कि जो अभी करंट अफेयर के बारे में बताया गया इस पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो रहा है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और अपने ज्ञान का संवर्धन कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यह आपके समक्ष स्क्रीन पर मौजूद है। आप अपने मोबाइल से इस प्रश्न को देख रहे होंगे तो इस प्रश्न को देखिए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। When is वर्ल्ड आई डोनेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विश्व दृष्टिदान यानी नेत्रदान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? और यह जरूरी भी है क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को जो है दृष्टि मिल जाती है। तो ऑप्शन के रूप में आपके स्क्रीन के सामने है 9 जून, 10 जून, 11 जून और 12 जून। तो देखें इसका आंसर है जून 10 जो आपके बी ऑप्शन में है। एवरी ईयर इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हाई डोनेशन।
June 10 is celebrated as International Side Donation Day. Through this, awareness of eye donation is spread among the people. The objective of World Vision Donation Day is to create mass awareness about the importance of eye donation and motivate people to take a pledge to donate their eyes after death. तो प्रत्येक वर्ष विश्व के विभिन्न देशों में नेत्रदान की इसके महत्व को समझते हुए 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके जरिए लोगों में नेत्रदान करने की जागरूकता फैलाई जाती है। विश्व दृष्टिदान दिवस का उद्देश्य नेत्रदान के महत्व के बारे में व्यापक पैमाने पर जन जागरूकता पैदा करना है तथा लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने की शपथ लेने के लिए प्रेरित करना है। तो जाहिर सी बात है, इस चीज को पढ़ने के बाद आप भी नेत्रदान करने का फैसला अवश्य लेंगे ताकि बहुत सारे हमारे भाई बहनों को दृष्टि मिल सके जो कुछ कारणों से अपनी दृष्टि खो चुके हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है और इसका समय अब शुरू होता है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, द इंडिया इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट व्हाट % इन द कैलेंडर ईयर ऑफ 2024। तो घरेलू मांग मजबूत रहने से भारतीय इकोनॉमी के 2024 के कैलेंडर साल में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है? ऑप्शन है आपके समक्ष 5.4%, 6.7%, 7.9% एंड 8.2%। तो चलिए आप इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। इसका उत्तर है 6.7%, जो आपके बी ऑप्शन में दिया गया है। तो द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.7% इन कैलेंडर ईयर 2024 ऑन स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। This has been estimated in a United Nations report. However, the report added that high interest rates and weak external demand will affect the country's investment and export this year. तो घरेलू मांग मजबूत रहने से भारतीय इकोनॉमी के 2024 के कैलेंडर साल में 6.7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। भारत का जो इकोनॉमी है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। हालांकि इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊंची ब्याज दरों और कमजोर बाहरी मांग से इस साल देश का निवेश और निर्यात प्रभावित होगा, क्योंकि अमेरिका और यूरोप जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अभी खस्ता हाल में, वहां पर रिसेशन का दौर शुरू हो चुका है, तो इसलिए यह अनुमान व्यक्त किया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके समक्ष जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड समिट 2024। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अब इसके साथ आपको एक बेसिक चीज भी जानना है जो आप गूगल से सर्च कीजिएगा इसी के दौरान, क्योंकि कनेक्ट करके पढ़िए तो आपके लिए फायदेमंद होगा कि क्वाड का गठन किन किन देशों के द्वारा किस साल किया गया है। तो प्रश्न जो आपके समक्ष अभी है वह है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जापान करेगा, अमेरिका करेगा, इंडिया करेगा या ऑस्ट्रेलिया करेगा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, आपके द्वारा क्या आंसर दिया जा रहा है। तो जो आंसर है दोस्त वह है क्या? तो सी आंसर है और सी का मतलब है भारत। तो इंडिया विल होस्ट द क्वाड समिट इन द ईयर 2024। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड दिस ड्यूरिंग G7 summit and Quad Summit 2023. It is a group of India, America, Australia and Japan. Its objective is to promote
and support a free, fair and prosperous Indo-Pacific region। तो भारत वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन और क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान यह घोषणा की है। यह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी भारत प्रशांत क्षेत्र के समुचित विकास करना और उसका समर्थन करना है। तो अब स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय रैगलर रिसेंटली। हाल ही में रैगलर द्वारा किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके समक्ष हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। KS भारत, हरमनप्रीत कौर, विराट कोहली और लास्ट है D स्मृति मंधाना। तो चलिए आप इसका जल्दी से जवाब दीजिए। तो जवाब आपके स्क्रीन पर मौजूद है। तो इसमें आंसर है आपका D, और D का मतलब है जो भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना है उनको रैगलर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रिटेल कंपनी एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड हैज अपॉइंटेड इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इट्स रैंगलर ब्रांड। The company is the exclusive license of the denim brand in India. Mandhana carved her niche in international women's cricket and has attracted fans across the world with her extraordinary talent and fearless approach। तो जैसा कि आप में से बहुत सारे जो छात्र और छात्राएं हैं वह रैंगलर का जींस आप पहनते हैं, वही रैंगलर कंपनी ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रिटेल कंपनी एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपने रैंगलर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी भारत में डेनिम ब्रांड की एक्सक्लूसिव लाइसेंस धारक है। मंधाना ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में अपनी जगह बनाई थी और अपनी असाधारण प्रतिभा और निडर दृष्टिकोण से दुनिया भर के प्रशंसकों को आकर्षित किया है। यही कारण है कि उनको उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब आपके समक्ष जो है इतने सारे चीजें दे दी गई हैं और यह सारे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं और जो उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो वह आपके समक्ष रखी गई। अब आपको हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ इस का अंत करेंगे। तो आप इस प्रश्न का जवाब जो है हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। इस प्रश्न के साथ आपको हम यहां छोड़े जाते हैं और फिर अगले दिन नए करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। तो लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड कौन सा है? आशा है कि आप सभी ये सुनने वाले छात्र इसका जवाब जरूर से जरूर जानते होंगे और इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजेंगे ताकि हम आगे ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आपके समक्ष लेकर उपस्थित हो सकें।